हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं बार बार ये चीज़ फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप लोग जो ये करंट अफेयर यहाँ पढ़ रहे हैं इस क्लास के अंदर, ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो पूरे 1 साल या 1.5 साल के करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम्स के अंदर महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए और आपके काम आएंगे। बहुत ज़्यादा जो है इनमें से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। हम लोग डेली करंट अफेयर, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछला जो है दिन गया उसमें जो करंट अफेयर हम उसका थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन, बाकी जो पीछे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर ऐड करते हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है ये आपका पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो इस चीज़ का जो है पूरा फायदा उठाया जाए और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इनका की पॉइंट्स बनाओ, अदरवाइज सारे कचरे की पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपके 500-700 जितने भी अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस होंगे, तो इनकी बस इतना का है ये काम, और ये आपका करंट अफेयर जो है सभी एग्जाम्स के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की कक्षा में हम लोग आज के करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हु इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो किसे बनाया गया है, ये पूछ रहा है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना इस बार के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है, आपको पता होगा, आरटीआई एक्ट जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। इसको 2019 में अमेंडमेंट किया है, इसमें जो है जो संशोधन किया गया है, और संशोधन के बाद कुछ एक चीजें बदल गई है। तो मेरे ख्याल से इसका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है आपने एक एक चीज को। तो देखिएगा, हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहीं पे दे सकता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके सुधीर भार्गव जो है पहले थे, अभी उनकी जगह है विमल जुल्का। विमल जुल्का जो है वो नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं भारत के, विमल जुल्का जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये विमल जुल्का जो है ये 10वें मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के। अगर बात करें पहले, फर्स्ट जो है, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भारत के, तो वो थे वजाहत हबीबुल्लाह। वो थे आपके वजाहत, फर्स्ट जो थे पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह ये थे फर्स्ट। इसके अलावा अगर बात करें कि पहली वुमेन मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, पहली वुमेन मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात करें तो वो थी दीपक संधू। वो कौन थी? दीपक संधू। नाम से नहीं लग रहा है, लेकिन दीपक संधू जो है इनका, ये फर्स्ट वुमेन मुख्य सूचना आयुक्त थी भारत की, प्रथम महिला चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त जो है पहली महिला, ये दीपक संधू थी। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। और आपके सामने क्वेश्चन ये है, जो कि बाद में एक वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर आराम से कमेंट करना है। आपके लिए क्वेश्चन है, अभी जो है भारत के अंदर महिलाएं जो है वो कितनी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन चुकी है, ये आपके लिए सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी तक कितनी महिलाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का पद या भारत की मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल चुकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह, फर्स्ट वुमेन दीपक संधू, ये एक बात हो गई। इसके अलावा आपको क्या देखना है, देखिए जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, इसके बारे में किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आरटीआई एक्ट कब आया था? एक तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट जो है वो 2005 में आया है। कब आया आरटीआई एक्ट? 2005 के अंदर आया है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में आया है। फिर बात आती है कब से लागू हुआ, तो 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 से जो है ये लागू हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है। स्थापना कब, फिर उसके बाद जो आपका सूचना आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 12 अक्टूबर 2005 को। ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो जो सूचना का अधिकार है, इसको पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसके अंदर एक व्यक्ति का नाम आता है बार बार, जिसका आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एक अरुणिमा रॉय करके एक लेडी थी, अरुणिमा रॉय, जो कि आईएएस ऑफिसर थी, और उसने एक संगठन बनाया, उसने एक जो है एक संगठन बनाया, यूनियन बनाई, मजदूर किसान शक्ति संगठन करके। क्या बनाया था? मजदूर किसान शक्ति संगठन। और इन्होंने ये हक मांगा, अरुणिमा रॉय के द्वारा बनाया गया ये अरुणिमा रॉय, और इन्होंने इस बात का हक मांगा कि हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए,
वैसे हर व्यक्ति का अधिकार है ये इन्फॉर्मेशन, उसको जानकारी मिलनी चाहिए, और जानकारी मिलेगी तभी वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर पाएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कुछ, तो कैसे वो बिना जानकारी के कुछ किसी से जाके क्या बात करेगा। तो जानकारी होना किसी आदमी को सबसे प्रायोरिटी पे है। अगर गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो फायदा कौन लेगा? है तो वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए है, और उसको पता ही नहीं है, तो उस चीज़ का फायदा नहीं है कोई। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो अरुणिमा रॉय जो है उसकी एक मजदूर किसान शक्ति संगठन थी, और साथ में थे केजरीवाल जी। केजरीवाल का था परिवर्तन नाम से जो है ये संगठन था। अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के सीएम है, ठीक है, मुख्यमंत्री है। ये दोनों जो है, इन्होंने इस चीज के लिए प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे, या इन दोनों के जो है प्रयासों के कारण जो है आरटीआई एक्ट 2005 लाया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया। और सूचना आयोग की बात करें तो सूचना आयोग का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है सूचना आयोग का? तो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। तो स्थापना हो गई, हेडक्वार्टर हो गया, इतनी बातें पता लगी आपको। और देखिएगा, और इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन बनता है कि सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिएगा, सूचना आयोग में एक होता है आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि वर्तमान में कौन है? विमल जुल्का। उससे पहले सुधीर भार्गव थे, और पहले कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा 10 जो है वो होते हैं सूचना आयुक्त। 10 कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एक मुख्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर या मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 जो है वो अदर सूचना आयुक्त होते हैं इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो नियुक्ति के अंदर आप लोग क्या ध्यान रखोगे? नियुक्ति की जाती है एक समिति के द्वारा, एक कमेटी जो है वो रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर? प्रधानमंत्री। इसके अलावा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है विपक्ष दल के जो नेता है, ठीक है, विपक्ष दल के जो नेता है लोकसभा के अंदर, वो प्लस एक जो है होम मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी कैबिनेट मंत्री जो है उसको शामिल किया जा सकता है। यानी ये 3 लोगों का जो एक कॉलेजियम है या समिति जो है, इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे इन सब की, इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। इतना ध्यान रखना है। इनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच करके फिर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसके अंदर क्या ध्यान रखोगे आप लोग कि जो अभी कार्यकाल था इनका, वो अगर हम लोग बात करें आरटीआई एक्ट 2005 उसके अकॉर्डिंग अगर कार्यकाल देखें तो कार्यकाल था इनका 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये था पहले आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। लेकिन अभी जो बदलाव किया गया था, इसी के चलते जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ इस चीज को लेकर कि ये बदलाव करके इतना गलत बदलाव किया, जिसके कारण जो है आरटीआई एक्ट जो है उसका पूरा को पूरा बर्बाद कर दिया। जो सूचना आयोग जो है उसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उठी थी। तो इसलिए जो है एक आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो नया लेकर आए थे 2019 के अंदर, ठीक है। तो अमेंडमेंट एक्ट जो आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट 2019 वाला है, इसके तहत जो कार्यकाल और सैलरी का क्या कर दिया, पहले क्या था, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको जो मुख्य आपका निर्वाचन आयोग का जो मुखिया होता है, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके बराबर ट्रीट किया जाता था। और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यानी सूचना आयुक्त जो है, उनको किनके बराबर? जो आपके इलेक्शन कमिश्नर होता है उनके बराबर ट्रीट किया जाता। लेकिन अभी क्या बोला गवर्नमेंट ने? अभी गवर्नमेंट ने नया संशोधन ला के बोला कि जो आपका स्टेटस है, यानी जो सूचना आयोग के जो अधिकारी है या मुख्य सूचना आयुक्त है चाहे सूचना आयुक्त है, इनका जो स्टेटस है, इनकी जो सैलरी है, इनका जो तमाम जो चीजें हैं, वो सारी की सारी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। पहले से कुछ तय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो मिलेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है, सूचना नहीं देना चाह रही है, तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है। कोई भी देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो सूचना नहीं देना चाहता। सूचना दी तो फिर बात गड़बड़ होगी ना पूरी की पूरी। सूचना दे दिया मतलब सब खत्म, इसलिए छुपा के रखने की आदत। इसीलिए तो अभी पीएम केयर फंड का आपको लोगों को पता होगा कि पीएम केयर फंड नाम से जो फंड शुरू किया गया था अभी गवर्नमेंट के द्वारा,
तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा आरटीआई की डिमांड हुई थी, लेकिन ऐसे फंड्स के अंदर आरटीआई जो है सॉरी सूचना नहीं दी जा सकती, ऐसा कह के इन लोगों ने टाल दिया। बट अभी एक जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा खैर जांच हो रही है उसकी, जो कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है उसकी भी वही करती है, और इसके लिए भी उसी को सौंपा गया ये काम। तो देखते हैं क्या निकल के आता है, बट ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है, इसमें क्या बदलाव है ये आपको पता होना चाहिए। इसके तहत जो है स्टेटस, सैलरी और जो भी फायदे नुकसान है इनके, वो किसके द्वारा देखे जाएंगे? अब देखे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार तय करेगी क्या होगा, ये सारी चीजें। तो ये सबसे बड़ा इशू था इसके अंदर, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसीलिए आंदोलन लोग जो है सड़कों पे थे इसके खिलाफ, ठीक है। तो अभी जो है कार्यकाल का कंफर्म नहीं है, कार्यकाल कितना होगा सरकार बताएगी, कार्यकाल कितना होगा टेन्योर भी सरकार ही बताएगी। लेकिन पहले क्या था, इस आरटीआई एक्ट 2005 के तहत क्या था, वो ये था। अभी वर्तमान में क्या है, वो ये है 2019 के बाद। इस चीज पर गौर करना है, समझ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अब बात कर लेते हैं फिर से हम लोग, क्या है मुख्य सूचना आयुक्त का क्वेश्चन था। हमने इस टॉपिक को पूरा किया, क्यों किया, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऑलमोस्ट एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चन मिलने चाहिए कि आरटीआई एक्ट कब आया था, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ और काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और दूसरा, अभी हाल ही में जो है मुख्य सूचना आयुक्त बदले हैं, तो विमल जुल्का A4 जो है आपका इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य में काले चावल चक हाउस को जीआई टैग दिया गया है? कौन सा स्टेट है जिसमें काले चावल चक हाउ को जीआई टैग दिया गया है? बताइएगा फटाफट से, किस राज्य में किया गया ऐसा? मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, कौन से स्टेट में हुआ ऐसा? बताइएगा फटाफट, बताइए आंसर क्या है, किस स्टेट में हुआ ऐसा? मणिपुर में हुआ ऐसा, ठीक है ना। मणिपुर जो है उसमें चक हाउ या ब्लैक जो राइस है, काले चावल जो है, उसमें किया गया है मणिपुर को। तो ध्यान रखना है, मणिपुर क्या दिया गया? जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है, या जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्या चीज है? किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्र का कोई स्पेसिफिक क्वालिटी की चीज है, उसको जीआई टैग दिया जाता है, या उसको टैग दे दिया जाता है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया का ये स्पेसिफिक चीज है और वहीं होता है ये। तो उसकी क्वालिटी इंश्योर कर दी जाती है कि उस क्षेत्र में मिलेगा ये, वो जो है एकदम परफेक्ट है, तो उस पर जो है जीआई टैग लगा दिया। अब कोई भी नकली बेच रहा है, अगर जीआई टैग नकली यूज कर रहा है किसी पर, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो लोगों के लिए भी फायदा है, और दूसरा जिसकी चीज है उसके लिए भी फायदा है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है ये, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, जीआई टैग जो है, ये जीआई टैग का, जीआई एक्ट जो है आपका, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है 1999 के तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है इसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद क्या होगा वो आगे की बात। ऐसा नहीं एक बार मिल गया तो वो फिर हमेशा के लिए। जैसे बनारसी साड़ी हो गया, मथुरा का पेड़ा हो गया, इन सबको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जीआई टैग के कुछ एक उदाहरण भी आपको याद रखना है। ये चक हाउ जो है ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। लेकिन कुछ एक और भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सिसिरी सुपारी है, सिसिरी सुपारी कर्नाटक, ठीक है। इसके अलावा कड़कनाथ चिकन जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर कड़कनाथ चिकन जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी प्रकार से और भी अगर बात करें हम लोग, तो दार्जिलिंग चाय जो है, दार्जिलिंग टी जो है, उसको 2004-05 के अंदर सबसे पहला जो जीआई टैग इंडिया के अंदर मिला है वो दार्जिलिंग टी को मिला है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर और बात करें तो आपका हरमल मिर्च हो गया, इसके अलावा आपका मोयरा केला हो गया और खाजा हो गया, इन सबको जो है गोवा में मिला है अभी हाल ही में, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कश्मीर केसर जो है वेरी वेरी फेमस, कश्मीर का केसर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसको वहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। केसर जो है कश्मीर के अंदर, एक नाम और ध्यान रखना है यहाँ पर, कश्मीर केसर जो है यहाँ पर करेवा नाम मिलेगा आपको कई बार। करेवा जो है क्षेत्र में पाया जाता है, केसर होता है वहाँ पर कश्मीर में, करेवा के अंदर केसर, ठीक है। केसर यानी सेफ्रॉन, और सेफ्रॉन का वहाँ का लोकल वेराइटी है जेफ्रॉन, विच इज़ वेरी वेरी फेमस जेफ्रॉन, ठीक है। तो सेफ्रॉन या केसर जो है करेवा क्षेत्र में पाया जाता है। करेवा जो है आपका ग्लेशियल डिपॉजिट्स होते हैं,
ग्लेशियल डिपॉजिट्स, तो ग्लेशियर के पिघलने से जो डिपॉजिट्स नीचे बच जाता है वो करेवा है, उस डिपॉजिट से जो है करेवा, उसमें केसर का खेती होती है बहुत ज़्यादा, और कश्मीर केसर सर्वाधिक उत्पादन भी करता है और उसको जीआई टैग भी मिला हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया जैसे कि बनारसी साड़ी हो गया, और भी कई चीज़ों को इस प्रकार से मिला हुआ है। कूरग के अंदर कॉफ़ी हो गई तो उनको मिला हुआ है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों को मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ये आपका काले चावल चक हाउ को जो है वो मणिपुर में मिला है। मणिपुर के बारे में आप लोगों को एक वेरी वेरी फेमस नाम मणिपुर के अंदर बार बार मैं बता रहा हूँ, उसको तो ध्यान रखना ही चाहिए, लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो वहाँ पर प्रसिद्ध लेक है, लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है। और उसके अंदर जो कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और वहाँ पर डांसिंग हिरण जो है, या डांसिंग जो हिरण है वहाँ वो पाया जाता है वहाँ पर, जिसको संघाई डियर के नाम से भी जानते हैं और डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, जो कि कहाँ पर है, लोकटक लेक, और वहाँ उसके अंदर किबुल लामजाओ एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता नेशनल पार्क है विश्व का, ये मणिपुर के अंदर विशेष बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। मणिपुरी डांस मणिपुर का है, ये आपको पता है, क्लासिकल डांस है। जीआई टैग के बारे में मैंने बता दिया, ब्लैक चावल या चक हाउ, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर बी हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, स्वामित्व योजना कितने राज्यों में लागू की गई है। राज्य का पता तो बाद में करना है, पहले तो ये तो पता लगे स्वामित्व योजना है क्या। व्हाट इज स्वामित्व। स्वामित्व क्या है, एक्चुअल में विलेज जो है, गांव जो है, उनमें सर्वे किया जाएगा, मैपिंग की जाएगी, ठीक है ना। क्या है एक्चुअल में, सर्वे ऑफ विलेजेस है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखिए नाम बड़ा लंबा है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने जो स्वामित्व एक्चुअल में हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर स्वामित्व, लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो स्वामित्व ये है, वो गवर्नमेंट का स्वामित्व जो है वो ये वाला है। कैसे है ये वाला, एस जो देख रहे हैं आप लोग, इसको इधर ब्लैक लेते हैं, एस देख रहे हैं आप लोग वो एस ये है, वी देख रहे हैं वो ये है, ए देख रहे हैं आप लोग वो आपका एंड का, एम देख रहे हो मैपिंग का है, ठीक है, और टी जो है वो आपका है ये वाला, और फिर वी और ये जो है वो ये वाला। ये फुल जो फॉर्म बनती है वो ये बनती है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसमें क्या ड्रोन्स का यूज करके और लैंड मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद ओनरशिप जो है उसको स्टेब्लिश कर दिया जाएगा। क्या है कि लैंड ओनरशिप है, भूमि का स्वामी कौन है, मालिकाना हक किसके पास है, इस चीज को प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर में करने के लिए, प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए सारी चीजों में, ताकि किसी भी प्रकार का रेवेन्यू लॉस ना हो गवर्नमेंट को पूरा रेवेन्यू आना चाहिए उस जमीन का, किसका कौन मालिक है उसका पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ पता करो, सब सेट करो, और ड्रोन से मैपिंग कर रहे हैं उस चीज के लिए। तो ये मालिकाना हक जो है उससे फिर डिसाइड हो जाएगा कौन किसका है, और ये फाइनली जो है गवर्नमेंट के पास प्रॉपर रेवेन्यू आता रहेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहेगा। तो इस चीज के लिए जो है गवर्नमेंट ये स्वामित्व योजना जो है वो शुरू कर रही है, जो कि गवर्नमेंट ने पंचायती राज दिवस वाले दिन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस वाले दिन 24 अप्रैल को जो है घोषणा की थी इसकी। और इसमें पूछ रहा है कितने राज्य, स्टेट पूछा है कितने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, स्वामित्व योजना कब लागू हुई, स्वामित्व योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया शुरू में, क्या है स्वामित्व योजना, इस प्रकार से घुमा घुमा के कितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, स्वामित्व योजना जो है ये आपकी लैंड ओनरशिप से संबंधित है, भूमि की मालिकाना हक से संबंधित है, और उसकी मैपिंग की जाएगी, इस तरह की चीजें जो 6 स्टेट के अंदर लागू की गई है 24 अप्रैल को, वो जो आपको थोड़ा सा याद पता हो तो ठीक है। इसके अंदर अगर बात करें तो हरियाणा है आपका, इसके अलावा कर्नाटक है आपका, उसके अलावा मध्य प्रदेश है आपका, देन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर उत्तराखंड है, ठीक है। ये राज्य जो है वो ये शामिल है, उत्तराखंड है। इसके अलावा जो आपका कितने हो गए, 1 2 3 4, इसके अलावा उत्तर प्रदेश शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य जो है इनके अंदर ये स्कीम लॉन्च की गई है। कब लॉन्च की गई है, कब शुरू की गई है, तो ये ध्यान रखना है 24 अप्रैल को शुरू की गई है। और 24 अप्रैल को पता ही आपको किस दिन, पंचायती राज दिवस वाले दिन, पंचायती राज दिवस वाले दिन जो है
इसको शुरू किया गया है 24 अप्रैल। आपको पता होगा 24 अप्रैल जो है 1993 को पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। 24 अप्रैल 1993 को जो आपके दो एक्ट थे, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपके 73वां और 74वां जो है, लेकिन ये कब लागू हुए थे, ये लागू कब हुए थे, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो गए थे। इसके अंदर जो है 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, इसको 11th शेड्यूल जोड़ा गया है इसमें, और ये 12वें शेड्यूल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके तहत 12वां अनुसूची जोड़ी गई है और इसके तहत 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की जो पंचायती राज व्यवस्था है, यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार जिसको हम लोग कहते हैं, उससे संबंधित है, जिसमें जिला परिषद भी आती है, जिसके अंदर आपका पंचायत समिति भी आती है और ग्राम पंचायत आती है, वो आपकी ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है। इसके अंदर जो है कुल 29 विषय है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? 29 विषय है, जो कि ग्राम पंचायत या जो आपकी ग्रामीण स्थानीय सरकारों के पास होते हैं। और जो आपका 12वीं अनुसूची है, इसके अंदर टोटल 18 विषय है जो कि शहरी स्थानीय सरकारों के पास आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12वीं अनुसूची के अंदर ये चीज़ है। क्लियर है, जिसमें नगर पालिका वगैरह आती है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पंचायती राज प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को जो है पंचायती राज प्रणाली का जनक माना जाता है। लेकिन पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है आजाद भारत के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई थी, उसकी सिफारिश के आधार पर जो है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में नागौर जिले में पहली पंचायत का गठन किया गया था। भारत की पहली पंचायत का गठन 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जी के जन्मदिन पर जो है, गांधी जयंती वाले दिन नागौर राजस्थान के अंदर जो है इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 3 टियर गवर्नमेंट, 3 स्तरीय, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये चीजें की गई। इसके अलावा अगर बात करें तो पंचायती राज प्रणाली जो है, इसको शुरू में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया हुआ था। तो एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है कि संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज प्रणाली को कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया था? तो संवैधानिक दर्जा जो है वो उसकी समिति के सिफारिश के आधार पर है, तो LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी जो समिति जो है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इंपॉर्टेंट एरिया से है ये पूरा का पूरा पंचायती राज वाला, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही है। तो स्वामित्व समझ में आ गया आप लोगों को। 6 राज्य कौन कौन से है? हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 6 राज्यों में लागू की गई है। ये क्वेश्चन पूछा है। स्वामित्व क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा लगाऊं अभी बताओ जल्दी से? ABCD, तो इसका हो जाएगा B यानी 6। क्लियर है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बोल रहा हाल ही में किस भारतीय किसान वैज्ञानिक ने बायोफोर्टिफाइड कैरेट या गाजर विकसित की है? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बायोफोर्टिफाइड क्या चीज है? जैसे कि कुछ अलग अंश मिलाना किसी चीज के अंदर, कुछ अलग से चीजों को ऐड करना, जो है बायोफोर्टिफिकेशन, उसकी जो है गुणवत्ता को और बढ़ाना। तो इसके अंदर जो है बायोफोर्टिफाइड कैरेट जो है ये विकसित की है। एक मधुबन गाजर है, मधुबन गाजर के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करके या उसको जो है बायोफोर्टिफाइड किया है एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है जिसका नाम है वल्लभ भाई वसरम भाई मरवानिया। ठीक है, ये व्यक्ति जो है वल्लभ भाई वसरम भाई जो है, ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने ये चीज़ की है और इन्होंने 200 हेक्टेयर के अंदर गुजरात के अंदर जो है इस गाजर को 3 वर्षों से लगा भी रहे हैं। 3 वर्षों से जो है इस गाजर का जो आपकी मधुबन गाजर जो है उसको 3 वर्षों से जो है इसको उगा रहे हैं या उसकी उत्पादन कर रहे हैं। इस गाजर का जो है प्रयोग अचार बनाने में, इसके अलावा जूस बनाने में, इसके अलावा जो है चिप्स बनाने में, गाजर के चिप्स बनाने में, इन तरह की चीज़ों में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अंदर खास बात क्या है? इसके अंदर खास बात है कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन और लोह तत्व जो है, आयरन और बीटा कैरोटीन जो है, इसकी अमाउंट है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है। बीटा कैरोटीन और लोह तत्व जो है ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। देखिएगा अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का कमी होता है, अब हम लोग जो है फसलों के अंदर ऐसा कर रहे हैं, उनका बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि राइस है, राइस का बायोफोर्टिफिकेशन करके कुछ ऐड कर दिया। अगर किसी चीज़ की हम लोगों को लग रहा है कि पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी हो रही है हमारे शरीर में, ज़्यादा उसकी कमी पा रही है हर व्यक्ति के अंदर, तो उस एरिया में वही राइस खिलाओ ताकि वो पूर्ति हो जाएगी।
समझ रहे हो? तो उसमें ही बायोफोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये मधुबन गाजर जो है, ये वल्लभ भाई वसरम भाई जो है इन्होंने विकसित किया, इसको ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर। और ये जो व्यक्ति है इनको पद्मश्री भी मिला इसके लिए 2019 में, ये भी ध्यान रखना है। इनको जो है 2019 में पद्मश्री भी मिला हुआ है, इसी चीज़ के लिए 2019 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा और कोई खास बात है नहीं। गुजरात का पता ही आप लोगों को, विजय रूपाणी वहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। इसके अलावा आचार्य देवव्रत जो है वहाँ पर अभी वर्तमान में कौन है? राज्यपाल है, ठीक है। रानी की वाव जो है गुजरात में वेरी वेरी प्रसिद्ध यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना इसको, ये नाम काफ़ी बार पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया गया है, ये बात पूछी गई। तो देखिएगा, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस चीज़ को पूरी को समझना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। तो विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों 28 फरवरी को ही? क्योंकि इस दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में रमन इफेक्ट जो है, जो भारतीय वैज्ञानिक एक सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जो है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जो है, इन्होंने इसके बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में दुनिया को बताया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इन्होंने बताया था पूरे विश्व को। तो ये रमन इफेक्ट जो है, इसकी खोज 28 फरवरी को हुई थी। और इसी दिन जो है साइंस डे मनाया जाता है, इसी दिन जो है भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है थीम जो थी 2020 के अंदर, ये आपसे पूछी जा सकती है। जो 2020 के अंदर जो साइंस डे था, उसकी थीम क्या थी? 2020 के अंदर थीम थी उसकी, क्या थीम थी? थीम थी वुमेन इन साइंस, वुमेन इन साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान है, वो थीम थी उसकी, वुमेन इन साइंस जो है, इसकी थीम थी कि महिलाओं का जो है विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है। और इस चीज़ से मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल भी अनजान नहीं होंगे कि महिलाओं का बहुत योगदान है आज के दिन विज्ञान के क्षेत्र में। काफ़ी कुछ उन्होंने भी योगदान किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कहाँ पर थी साइंस जो है? न्यू दिल्ली के अंदर जो है साइंस डे जो है मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा आपको पता होगा कि सीवी रमन जो है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जो है, इनको 1930 में इस चीज़ के लिए क्या मिला था? 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज जो है कब मिल चुका है इनको? 1930 के अंदर मिल चुका है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1954 के अंदर, 1954 में भारत का जो सबसे सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया था इन्हें, ठीक है। भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 के अंदर। और 1930 के अंदर नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था इनको, ये ध्यान कर रखना है। और ये साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1986 में शुरू किया था हम लोगों ने। कब से मनाना शुरू कर रखा है? ये मनाना शुरू किया था 1986 में शुरू किया था। क्लियर है? सीवी रमन, रमन इफेक्ट को ध्यान रखना है, सीवी रमन के द्वारा बताया गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? डी, 28 फरवरी। क्लियर है? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, ठीक है। इस बार का थीम जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, वुमेन इन साइंस, या विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का आयोजन कहां पर किया गया? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? ई गवर्नेंस समझते हो? ई किसी चीज के आगे लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन के बारे में है पूरा का पूरा। हम लोग ई गवर्नेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। गवर्नमेंट चाहती है कि करप्शन जो है शायद इस तरह से मिट जाए, क्या पता कम हो जाए, अगर हम लोग मीडियम इलेक्ट्रॉनिक्स कर दें या डिजिटलाइजेशन कर दें, ताकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो लोगों का, और उसके कारण डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके कारण जो है शायद भ्रष्टाचार जो है कोई किसी फॉर्म में रुक सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले जो है वो अलग अलग मीडियम देख लेते हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसलिए ई गवर्नेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि लोगों को डिजिटलाइजेशन मोड में लाया जा सके। तो ई गवर्नेंस 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है मुंबई में हुआ था अभी 7 से 8 फरवरी 2020 को, 7 से 8 फरवरी 2020 को जो है 23वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। तो मुंबई में आयोजित हुआ। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो क्या है कि मुंबई 7 से 8 फरवरी 2020 को हुआ है ये, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो ई गवर्नेंस का आयोजन हुआ है। लेकिन इसका थीम अगर पूछ लिया जाए तो वो थोड़ा सा आपको बताना है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। थीम जो है 2020 का क्या था? भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। इसका थीम क्या था? भारत 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये थीम था। ये ध्यान रखना आपको 2020 के लिए जो आपका ई गवर्नेंस का आयोजन जो किया गया था मुंबई के अंदर। क्लियर है? इसके अंदर बाकी कोई खास बात है नहीं, इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है बता दीजिएगा फटाफट से। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फैक्चुअल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए आप लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा अपने मोबाइल फोन्स के अंदर आरोग्य सेतु, वेरी फेमस आरोग्य सेतु ऐप जो है एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने ट्रैकिंग करने के लिए प्लस जानकारियां देने के लिए भी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी। अगर जो है कोई बंदे को कोरोना हुआ है तो उसके चलते जो है वो कहाँ गया है, उसकी पूरी तमाम ट्रैकिंग करने के लिए आरोग्य सेतु जो है ऐप के बारे में, आरोग्य सेतु ऐप किया था गवर्नमेंट ने लॉन्च। तो ये ऐप जो है ट्रैकिंग भी और साथ साथ में अगर हुआ है तो उसको जानकारियां मुहैया भी करवाई जाए कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ें हैं, इनमें कैसे बचना है, ये जो है इस प्रकार से है। तो ये तमाम चीज़ें बताना आरोग्य सेतु ऐप के जरिए किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आरोग्य सेतु कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए था। ठीक है, ट्रैक करने के लिए तो पूछा हो तो आरोग्य सेतु। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? कौन जो है व्यक्ति है जिनको 2020 में एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिएगा, कोई भी बेस्ट वो काम करता है, कोई भी अच्छा काम करता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जो है इसको नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं हम लोग, मैथ की दुनिया का। तो मैथ के अंदर कोई बेहतरीन कार्य करता है तो उसको दिया जाता है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किसके लिए है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है दूसरा इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि किन को दिया गया है? तो देखिएगा, दो लोगों को मिला है 2020 के अंदर, और वो दो लोग कौन है? वो है आपके, एक तो है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और दूसरे है ग्रेगरी मार्गुलिस। इन दोनों को मिला है, ठीक है ना, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को मिला है 2020 के अंदर। इन्होंने जो है एक नए तरीके से और बेस्ट तरीके से जो है ग्रुप थ्योरी को, समूह सिद्धांत को, नंबर थ्योरी को, संख्या सिद्धांत को और संयोजन विज्ञान जो है यानी कॉम्बिनेट्रिक्स जो है उसको प्रॉपर बताया इन लोगों ने कि किस प्रकार से इन चीज़ों को और किया जा सकता है। तो उनकी संभावनाओं के बारे में बताया इन लोगों ने। तो इसके लिए इनको 2020 का एबेल पुरस्कार दिया गया। मैथ में मैं फिर बता रहा हूँ, आपका ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी यानी समूह सिद्धांत और संख्या सिद्धांत, इसके अलावा संयोजन विज्ञान जो है इन पर की संभावनाओं के बारे में इन्होंने बताया था। इसके लिए हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को एबेल पुरस्कार मैथ की दुनिया का नोबेल पुरस्कार है, ध्यान रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को भारत के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? बताइएगा कौन से थाने को मिला है हिमाचल प्रदेश के जो है कौन से थाने को मिला है ये भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा? तो देखिएगा, ये किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जो है उसके द्वारा दिया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा जो है ये बात की गई है, उसके द्वारा जो है ये पुरस्कार या एक तरह से सर्वश्रेष्ठ चुना गया है इस थाने को। ये है आपका नादौन पुलिस थाना। नादौन पुलिस थाना जो है हिमाचल प्रदेश का, उसको चुना गया इसके लिए। तो ये ध्यान रखना है, हमीरपुर के अंदर जो नादौन पुलिस थाना है उसको। हिमाचल प्रदेश की बात आ रही है तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 4, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए जल्दी से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? क्या है राजधानी? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला एंड धर्मशाला। धर्मशाला जो है दूसरा सेकंड कैपिटल जो है वो धर्मशाला है वहाँ, तो ये ध्यान रखना। और शिमला जो है वो मेन कैपिटल है, ध्यान रखना ये बात। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा
गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में? तो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है वो राज्यपाल है। याद रख लेंगे इतनी बात आप लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस थाना जो है उसका दर्जा मिला है इसको, तो कौन सा है वो? नादौन पुलिस थाना। ये नाम थोड़ा ध्यान रखना है, नादौन हमीरपुर के अंदर पड़ता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्लियर है ना? तो कैसे भी पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश का थाना है, नादौन थाना है। किसी भी प्रकार से पूछे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइएगा कौन सा राज्य है, कौन सा देश है ऐसा जिसने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की, या उसके लिए जो है सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, उस देश का पहला नहीं है, आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी करने के लिए पहला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से देश ने किया? आर्कटिक किधर है पता है आप लोगों को? आर्कटिक क्षेत्र कहाँ है? देखिएगा, आर्कटिक क्षेत्र जो है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी मस्ट बी ग्रीन, तो ये आपका इक्वेटर हो गया। ये जो आपका नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ जो क्षेत्र है, ये जो नॉर्थ पोल की तरफ आपका यहाँ जो क्षेत्र है ये आर्कटिक है, और ये जो इधर वाला क्षेत्र है ये अंटार्कटिक है। ठीक है ना? ये नीचे की तरफ जो है वो आपका अंटार्कटिक का क्षेत्र है, और जो ऊपर की तरफ जो है इधर है आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये इधर जो आर्कटिक क्षेत्र है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्षेत्र के अंदर निगरानी करने के लिए उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो रूस के अंडर में आता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा किसके अंडर में आता है? रूस के अंदर में हिस्से में आता है। तो रूस ने जो है ये सैटेलाइट लॉन्च किया है इसकी निगरानी करने के लिए, ये बात आप ध्यान रखनी है। किसने लॉन्च किया? रूस ने लॉन्च किया। रूस का कैपिटल कौन है? रूस का कैपिटल है मॉस्को। इसके अलावा इस सैटेलाइट का नाम बात करें तो इस सैटेलाइट का नाम है आर्कटिका। इसका नाम ऐसे है, आर्कटिका एम सैटेलाइट। ठीक है ना? अगर सैटेलाइट का नाम पूछ ले तो आर्कटिका एम सैटेलाइट, आर्कटिका एम सैटेलाइट का नाम है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, और 2020 के अंत तक इसको लॉन्च कर देंगे, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोई और खास बात हो रशिया के बारे में, रशिया के जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन जो है वो वर्तमान में राष्ट्रपति, और लंबे समय तक रहेंगे, 2034 तक का जो है उन्होंने अपना काम कर लिया है पक्का, तब तक वही राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन जो है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक थोड़ा सा ध्यान और रख लेना इसके अंदर कि रूस के अंदर है विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे जो डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व की सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे गहरी लेक जो है वो है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? ये है आपकी रूस के अंदर। बैकाल झील जो है वो रशिया के अंदर विश्व की सबसे गहरी झील है, और विश्व की सबसे ऊंचाई पर, सबसे हाईएस्ट या सबसे जो है ऊंचाई पर नौकायान झील कौन सी है? तो लेक टिटिकाका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है लेक टिटिकाका, जो कि सबसे ऊंची झील है विश्व की, और सबसे गहरी बैकाल है। ये दोनों बातें साथ में ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? तो ये कुछ एक बातें जो आपको ध्यान और रख लेनी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो गया। और इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हैं, और इनकी एक्सप्लेनेशन जो हमने की है इसको बड़ा ही अच्छे से और ध्यान में रखना है एक एक चीज़ों को, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस भी कवर होंगे। जो आपका करंट का तो हो ही रहा है, बाकी के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है ना? तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पिछली क्लासेस को देखिएगा, जिसने नहीं देखी अभी भी, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, और की नोट्स अपने बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।